हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनअकैडमी। दिस मी डॉक्टर सिद्धार्थ और फ्रेंड्स, मैं आपके लिए एक के बाद एक ऐसे ही वीडियोस लेकर आ रहा हूं जिसमें यू कैन कनेक्ट द करंट अफेयर्स, व्हाट इज हैपनिंग इन द न्यूज़पेपर्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड विद एक्चुअल स्टैटिक पोर्शन ऑफ योर सिलेबस। आमतौर पे स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं, या तो वो ऐसे करंट अफेयर्स पढ़ते हैं जिनका इस एग्जाम से कोई लेना देना नहीं होता, या फिर वो कंप्लीटली स्टैटिक पोर्शन पढ़ते हैं विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि इट हैज टू बी रिलेटेड टू करंट अफेयर्स। दोनों चीजों को एक साथ एक ही पेज पे लाना बड़ा जरूरी होता है। दैट इज द सीक्रेट ऑफ क्रैकिंग यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। यू जस्ट कैन नॉट इग्नोर वन फॉर द अदर। मेक श्योर दैट यू स्टडी इन एन इंटरकनेक्टेड वे। इसी सीक्वेंस में मैं आप लोगों के लिए आज एक वीडियो लेकर आया हूं, जिस वीडियो को बोला जा सकता है, जिसका हेडिंग इज क्या है जीरो एफआईआर। आपने ये वर्ड सुना हुआ होगा कि ये जीरो एफआईआर, अगर आपने न्यूज़पेपर कभी खोल के देखा होगा तो जीरो एफआईआर पे कुछ न्यूज आइटम्स आ रही हैं, राइट। एक तो ये एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट तुम्हारे लिए बड़ा काम का टॉपिक है, बिकॉज क्रिमिनल लॉ पे क्वेश्चंस आने लग गए हैं। दूसरी बात है, एज अ कंसर्न्ड इंडियन सिटीजन ऑल्सो हमें पता होना चाहिए कि हमारा क्रिमिनल लॉ, बेसिक क्रिमिनल लॉ क्या है। किसी दिन किसी लीगल इमरजेंसी में आप किसी के काम आ सकते हो, या फिर अपनी किसी मुसीबत में तुम काम आ सकते हो। ये सारा नॉलेज प्लीज लोगों को समझाओ और मेक श्योर दैट यू शेयर दिस नॉलेज। काइंडनेस इज शेयरिंग। मेक श्योर दैट यू शेयर थिंग्स। सो जीरो एफआईआर के बारे में आज मैं वाई, व्हाट, हु, व्हेन, हाउ, वाई सब कुछ समझा दूंगा। मेक श्योर दैट यू वॉच दिस वीडियो। छोटा सा वीडियो रखेंगे लेकिन सब कुछ समझेंगे इन दिस वीडियो। सो अगर तुमने न्यूज आइटम देखा होगा तो बहुत सारे न्यूज में तुम्हें ये जीरो एफआईआर दिखाई देगा। तो जैसे कॉप्स रजिस्टर जीरो एफआईआर, राइट। मणिपुर वायलेंस के टाइम व्हाट इज अ जीरो एफआईआर। आप बहुत सारे न्यूज में, इंडियन एक्सप्रेस में, द हिंदू में। बट हम लोग क्या करते हैं, ह्यूमन माइंड कुछ इस तरह से वर्क करता है कि जो चीजें हमें कंफर्ट जोन में समझ में आ जाती है वो हम पढ़ लेते हैं, और जो हमको लगता है पता इसको कौन समझेगा उसको हम लोग स्किप कर जाते हैं। सो मेनी ऑफ यू माइट हैव रेड दिस हेडलाइंस एंड देन यू जस्ट हैव स्किप्ड दैट पार्ट। नो मोर, राइट। सो आई विल इंश्योर कि जितने भी करंट अफेयर्स हुए हैं एटलीस्ट ओवर द लास्ट फ्यू मंथ्स, मैं आपको सब उससे एक तो करंट अफेयर भी समझा दूंगा और उससे रिलेटेड सारे के सारे स्टैटिक पोर्शन ऑफ पॉलिटी भी खत्म करेंगे। सो फॉर अमंग्स दोज अमंग्स यू जिनको अभी तक मेरे बारे में नहीं मालूम है, आई एम डॉक्टर सिद्धार्थ अरोड़ा, प्रैक्टिसिंग एडवोकेट इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, एंड आई एम टीचिंग पॉलिटी, गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशंस एंड पीएसआईआर ऑन अनअकैडमी। ये मेरा एक यूनिक टीचिंग स्टाइल है, राइट। आई डोंट थिंक यूपीएससी एस्पिरेंट्स को स्टूडेंट्स की तरह बिहेव किया जाना चाहिए। मेरे हिसाब से यूपीएससी एस्पिरेंट्स प्रोफेशनल्स की तरह ट्रीट किए जाने चाहिए। उनके साथ मैच्योरिटी के साथ बिहेव करना चाहिए। ये स्कूल कॉलेज लेवल एग्जाम नहीं है, इसीलिए मैं उनके साथ बच्चों की तरह बिहेव भी नहीं करता हूं। आई रिस्पेक्ट देम एज अ प्रोफेशनल एंड आई एक्सपेक्ट देम टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशन प्रोफेशनली। तो यहां पर ऐसा प्यार प्यार पूछ पूछ करने से होने वाला है नहीं। आइदर वेज थोड़ी दिन प्यार पूछ पूछ चलेगा और फिर एग्जाम फेल हो जाओगे, फायदा क्या है। सो आई ऑलवेज टीच देम विद a 24 karat rock solid preparation, and my results speak for themselves. We have had stellar results and this is my report card with my followers. 300 million plus watch minutes, ये काफी पुराना डेटा, अब इससे काफी ज्यादा हो गया। 266,000 से ज्यादा, बहुत ज्यादा फॉलोअर्स हो चुके हैं। ऑल्सो पॉलिटी, गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशन, पीएसआईआर ऑप्शनल। आई डोंट थिंक एनीवन कैन से दैट आई एम सेकेंड टू एनीवन। सो मेक श्योर दैट यू वॉच दिस and be a part of this. डॉक्टर सिद्धार्थ अरोड़ा, ये मेरा कोड है SIDLIVE, SIDLIVE। जब भी आप अनअकैडमी को ज्वाइन करो प्लीज यूज द कोड SIDLIVE, SIDLIVE। सो कनेक्ट विद मी ऑन टेलीग्राम। अगर आप टेलीग्राम चैनल पर कनेक्ट करना चाहते हो तो इस कोड को स्कैन कर लीजिए इस वीडियो को पॉज करने के बाद। ये उसका लिंक है। एनीथिंग दैट आई वांट टू शेयर, कोई भी मेरे को नई खबर तुम्हारे साथ शेयर करनी होती है, आई ऑलवेज शेयर इट ऑन टेलीग्राम चैनल। आज का वीडियो, राइट, स्टार्ट करने से पहले एक वन फाइनल अनाउंसमेंट दैट 50% ऑफ दे रहा है अनअकैडमी। यस माय फ्रेंड्स, 50% ऑफ। अनअकैडमी की जर्नी में एक बहुत मेजर रियलिटी होती है, फाइनेंशियल रियलिटी। बहुत सारे लोगों के अटेम्प्ट्स रह जाते हैं, बहुत सारे लोग एग्जाम पूरी तरीके से दे नहीं पाते बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स एंड कंस्ट्रेंट्स। अनअकैडमी इज वेरी वेरी अलाइव टू दीज काइंड्स ऑफ कंस्ट्रेंट्स एंड दैट इज व्हाई अनअकैडमी ऐसे ऑफर लेकर आता रहता है। 50% off, half your money slashed, in other words, gives you an awesome, a very handsome opportunity to make your dreams into a reality without any problems on the basis of finances at least. So Unacademy true democratization of education कर रहा है। आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है SIDLIVE, SIDLIVE, and I think you are good to go. Make sure that you don't miss this, alright? और ये बड़ा ही जबरदस्त opportunity है। So जीरो एफआईआर, आज का टॉपिक इज जीरो एफआईआर। जीरो एफआईआर होता क्या है, पहले जीरो एफआईआर समझने से पहले एफआईआर होता क्या है ये समझ लो। पहली बात जो आप सब लोगों को याद रखना है
कि FIR नाम की कोई भी चीज क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में नहीं लिखी हुई। तो अगर आप क्रिमिनल प्रोसीजर कोड देखते हो CRPC 1973, जिसको हम बोलते हैं, जिसके अनुसार सारा का सारा क्रिमिनल लॉ, कैसे अरेस्ट किया जाता है, कैसे वारंट बनता है, कैसे समन्स जाते हैं, एवरीथिंग जो कुछ भी होता है, ये सब कुछ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड एक किताब में लिखा हुआ एक लॉ है। इट इज अ प्रोसीजरल लॉ। अब वो ऑब्वियसली चेंज हो जाएगा थोड़े टाइम बाद, जुलाई 1 के बाद BNSS आ जाएगा, लेकिन अभी तक के लिए हम CRPC 1973 की बात करते हैं। अगर मैं तुम्हें पूरा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 खोल के तुम्हारे सामने रख दूं तो तुम्हें FIR वर्ड दिखाई नहीं देगा, ये वर्ड कहीं है ही नहीं। अगर तुम इसमें ध्यान से देखोगे तो ये दिल्ली पुलिस की FIR की कॉपी है। प्लीज जूम इन एंड लुक एट दिस। यहां पे FIR नहीं लिखा हुआ, यहां पर इंफॉर्मेशन रिपोर्ट लिखी हुई है। FIR एक फेमस वर्ड है, इट इज मोर ऑफ अ पॉपुलर वर्ड, लेमैन लैंग्वेज है, बट वो इतना फेमस हो गया लोगों को लगा यही लीगल वर्ड है। एक्चुअली है नहीं। एक्चुअली जब तुम पुलिस के पास जाते हो और पुलिस को कोई भी सूचना देते हो तो केवल सूचना ही देते हो, तो तुम इंफॉर्मेशन देते हो, तुम फर्स्ट इंफॉर्मेशन नहीं देते हो। उसको समझा ऐसे जा सकता है कि ये पहली इंफॉर्मेशन है, लेकिन FIR वर्ड ज्यादा फेमस हो गया। आइदर वेज, माइनस द निटिग्रिटीज एंड माइनस द टेक्निकलिटीज, ये उनके लिए होता है जो टॉपर बनना चाहते हैं। जो केवल पास होना चाहते हैं वो ज्यादातर इस बात पे ध्यान रखें कि FIR वर्ड को अगर ना भी इग्नोर किया जाए, हम जब पुलिस के पास कोई जाकर इंफॉर्मेशन देते और पुलिस को बोलते हैं कि इस लॉ या इस क्राइम, यहां पर कहीं पर क्राइम हुआ है या मुझे ऐसी कोई इंफॉर्मेशन मिली है कि क्राइम हुआ है, उसको हम लोग इंफॉर्मेशन बोलते हैं अंडर सेक्शन 154 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। मैं फिर बोल रहा हूं, अभी थोड़े टाइम के लिए ये सेक्शंस याद रख लो, जब BNSS आएगा तो मैं उस सेक्शंस के अनुसार बता दूंगा। सेक्शन 154 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में पुलिस के पास तुम जाते हो और पुलिस को बोलते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है। कॉग्निजेबल ऑफेंस वो होता है जिसमें पुलिस इन्वेस्टिगेशन करा से अरेस्ट कर सकती है विदाउट वारंट, उसमें मजिस्ट्रेट की परमिशन की जरूरत नहीं होती। तो वो पुलिस जितने भी सीरियस ऑफेंसेस होते हैं ना, उसमें पुलिस संज्ञान ले सकती है बिना मजिस्ट्रेट की परमिशन के। ऐसे ऑफेंसेस को कॉग्निजेबल ऑफेंस बोलते हैं, अरेस्ट विदाउट वारंट। तो अगर तुमने कभी बॉलीवुड में मूवी देखी होगी, मैं उस दिन एक बॉलीवुड में मूवी देख रहा था, उसमें एक बड़ी अजीब सा सीन था। उसमें बेचारा पुलिस दिखाते हैं, पुलिस को बड़ा बेचारा दिखाया। उसमें पुलिस जाते हैं, एक बड़े घर में जाता है, रिच लोग बैठे होते हैं और मर्डर का चार्ज होता है। पुलिस बोलते हैं हमें ऐसा शक है कि तुमने मर्डर किया है। तो अंदर से जो वो आदमी होते हैं, जो रिच लोग होते हैं, वो बोलते हैं हाँ तुमने मर्डर की बात की है, वारंट लेकर आओ। तो वो बेचारा है ना, बड़ा शीपिश सा मूड बना के ना पुलिस वाला वापस चले जाता है। मैंने उस पुलिस वाले को बोला तू ये वीडियो देख लेता ना भाई, ऐसी गलती ना करता, क्योंकि कॉग्निजेबल ऑफेंस है मर्डर। सेक्शन 302 में जो मर्डर है वो एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, उसमें तेरे को वारंट की जरूरत नहीं भाई, पकड़ उसको ले जा थाने। सो दैट इज अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, यू कैन अरेस्ट विदाउट वारंट ऑल्सो। सो प्लीज अंडरस्टैंड, बॉलीवुड देख देख के क्रिमिनल लॉ मत पढ़ना, बहुत पछताओगे। आइदर वेज, जब पुलिस के पास तुम जाते हो और इंफॉर्मेशन देते हो कॉग्निजेबल ऑफेंस की, और पुलिस को लगता है कि जी हमको तो इसको दर्ज करना है, तो उसको बोलते हैं केस दर्ज करना, रजिस्ट्रेशन ऑफ अ केस। ये बड़ा फेमस वर्ड है। तो पुलिस जब उसको रजिस्टर करती है ना, तो यहां पर नाम लिख देती है। देखो यहां पे पुलिस स्टेशन का नाम लिखा हुआ है, ये FIR नंबर है, अब तुम्हें दिख नहीं रहा होगा, और ये तारीख लिखी है। तो यहां पर FIR नंबर लिखा हुआ है, फला 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 नंबर /2000 या ईयर का नाम लिखा होता है। तो वहां पे FIR लिखा होगा, ओके, और उसके बाजू में ऑफेंस के साथ एक नंबर के साथ साथ ईयर लिखा होगा। तो ये इजी रेफरेंस है। अगर मैं इस FIR नंबर में जो भी 1 2 3 4 5 6 7 जो भी लिखा हुआ है उसके लेकर 0 लिख दूं तो वह FIR हो जाएगा 0। अब बोलोगे यार 0 क्यों लिख दिया, नंबर लिख देते, इतने सारे नंबर थे, एक आध नंबर एक्स्ट्रा डाल देते। Why would it be called as 0 FIR, or for that matter why do we have 0 FIR? तो I hope I have been able to get your attention to understand कि 0 FIR एक absolute legal certainty है और requirement है, in fact legally allowed है। तब हम पढ़ेंगे 0 FIR। तो 0 FIR पढ़ने से पहले हमने FIR पढ़ लिया। तो हमने क्या पढ़ लिया, सेक्शन 154 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 में ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट बोली जाती है, बट सेक्शन 154 में एक्चुअली फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट नाम की कोई वस्तु लिखी नहीं है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट एक्चुअली हम जिसको बोलते हैं वो है इज द इनिशियल इंफॉर्मेशन रिकॉर्डेड बाय पुलिस ऑफिसर अबाउट एन अलेजेड कॉग्निजेबल ऑफेंस। ऐसा किसी ने कंप्लेंट की है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस, आमतौर पे जितने भी सीरियस ऑफेंसेस होते हैं उनको आप कॉग्निजेबल ऑफेंस ही बोलते हो। पुलिस कैन अरेस्ट विदाउट वारंट। तो एक जगह पे अब तुम देख रहे हो कि तुम कौन से कैटेगरी में जाना चाहते हो। बिल्कुल टॉपर होना चाहते हो तो सेक्शन का भी नाम रख लो। बिल्कुल बीच बीच में किसी तरह से मसा मसा पास करना चाहते हो तो भी कर सकते हो, मुझे कोई टेंशन नहीं है। तो कम से कम ये याद रख लेना कि इंफॉर्मेशन जब पुलिस के पास कॉग्निजेबल ऑफेंस की जाती है तो पुलिस उसको केस रजिस्टर कर लेती है। और बिल्कुल ही फेल होने का दिल कर रहा है
कि नहीं यार इस साल नहीं पास होंगे, अगले साल होंगे, इस साल मजा नहीं आएगा एक ही अटेम्प्ट में पास होने को, तो ये सारी चीजें भूल जाना, इसको सिर्फ टाइम पास के बारे में सोचते रहना। आइदर वेज लेट्स गेट डाउन टू नेक्स्ट पॉइंट। अब सेक्शन 154 में जो भाषा है ना वो बड़ी अच्छी है, बड़ी खूबसूरत भाषा है। सेक्शन 154 में बोला पुलिस शैल रिकॉर्ड दैट इंफॉर्मेशन। सो ये ड्यूटी बाउंड है। तो अगर आप पुलिस के पास गए, अब तुम्हारे मन में बहुत सारी ऐसे विचारधाराएं आ रही होगी, ओके, कि यार ये पता नहीं ये क्या बोलना चाह रहे। हम तो कई बार पुलिस स्टेशन गए और हमने पुलिस को बहुत सारी कंप्लेंट करने की कोशिश की, कंप्लेंट नहीं होता। वैसे टेक्निकली स्पीकिंग आप कंप्लेंट भी नहीं करते, लीगली स्पीकिंग कंप्लेंट आप मजिस्ट्रेट को करते हो, पुलिस को आप केवल इंफॉर्मेशन देते हो। तो मैं कमिंग बैक टू द टॉपिक ये है कि आपने पुलिस के पास गए, आपने पुलिस को बोला इंफॉर्मेशन लिखो जी, केस रजिस्टर कर दो। तुम्हें मालूम है ये ऐसी कोई बात नहीं है, ये सबको पता है, ओके, मेरी कहानी रुदा दे जहां मालूम होती है, जिसे देखो उसी की दास्तान मालूम होती है, कि पुलिस कई बार केस रजिस्टर नहीं करता। लेकिन जो सेक्शन 154 है उसमें यह लिखा हुआ है कि अगर पुलिस के पास इंफॉर्मेशन जाए ऑफ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, तो पुलिस को शैल है, पुलिस को केस रजिस्टर करना कंपलसरी है, मैंडेटरी है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट एंड एज कंसर्न इंडियन सिटीजन तुमको यह बात मालूम होनी चाहिए। वर्ड लिखा है पुलिस ऑफिसर इज ड्यूटी बाउंड, राइट। तो इंपॉर्टेंट यहां पर यह है कि आपको सोचना ही नहीं है, पुलिस के पास सोचने का भी अधिकार नहीं है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो आपको एफआईआर दर्ज करनी ही पड़ेगी। अब वो बात मैं तुम्हें थोड़ी देर में बताऊंगा कि अगर पुलिस नहीं करती है दर्ज तो क्या करते, या फिर किन कारणों की वजह से पुलिस केस नहीं दर्ज करती। विल गेट टू दैट इन जस्ट सम टाइम। इसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट बात और है जो तुमने कई बार सुना होगा। मान के चलो कि एक पुलिस थाना है, पुलिस थाना नंबर ए है, और एक और पुलिस थाना है, पुलिस थाना नंबर बी, ओके, ए एंड बी है। अब ए के लिए एक एरिया मुकर्रर कर दिया जाता है कि इस टेरिटरी के अंदर भाई तुम्हारी जुरिस्डिक्शन है। तो मान के चलो रोड के इस साइड से लेकर अगली रोड के उस साइड तक, 2 मोहल्ले, 3 टाउन, जो मर्जी समझ लो, ये सारे एरियाज एक थाने के नीचे आ जाते हैं। उसको बोलते हैं जुरिस्डिक्शन, राइट। उसका वो जो सीमा क्षेत्र है जहां पर वो पूरा एरिया में जहां पर वो इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, जहां उस थाने की जुरिस्डिक्शन चलती है। अब बी है उसके बाजू में चल रहा है, तो ऐसे कंटिन्यूअस भी हो सकते हैं। पूरे सिटी को, पूरे एरिया को ऐसे डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ जुरिस्डिक्शन। ये वर्ड भी तुमने 1000 लाख बार सुन लिया होगा, पुलिस स्टेशन में कभी भी जाओगे, ये मैटर हमारे जुरिस्डिक्शन में आता है, ये हमारे जुरिस्डिक्शन में नहीं आता। लेकिन कमाल की बात यह है जो इस पैराग्राफ के लास्ट में लिखा हुआ है। यहां लिखा है कि ना सिर्फ पुलिस इज ड्यूटी बाउंड टू रिकॉर्ड सच एन इंफॉर्मेशन, बट इट हैज टू रिकॉर्ड इफ इट्स इंफॉर्मेशन इररिस्पेक्टिव ऑफ टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। क्या बात करो, तुम्हारी जिंदगी गुजर गई है, तुमने 1000 बार यह बात सुनी है कि पुलिस कई बार एक एफआईआर को दर्ज करने से मना कर सकती है। ऐसा लोगों को लगता है, या अब तो करीब करीब धारणा बन चुकी है कि पुलिस रिकॉर्ड ही नहीं करेगी अगर हम उसकी टेरिटरी में, उसके सीमा क्षेत्र में, उसके जुरिस्डिक्शनल एरिया में जाकर, उसी थाने में जाकर केस करे। नाउ हियर कम्स आज का टॉपिक, हियर कम्स इज जीरो एफआईआर। ये एक गलत धारणा है। एज पर लॉ दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, इट इज एन एरोनियस रीडिंग ऑफ लॉ। लॉ के अनुसार पुलिस स्टेशन में जाकर अगर तुमने बोल दिया, तुमने इंफॉर्मेशन दे दी कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, देन उनको ये रिकॉर्ड करना पड़ेगा, उनको अपने वहां पर एफआईआर दर्ज करना पड़ेगा, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि वो मैटर या वो ऑफेंस अलेज भी किया गया है, ये बोला भी गया है कि ये किसी और एरिया में हुआ है, या फिर मुझे नहीं पता है किस एरिया में हुआ है, लेकिन मैं इस थाने में खड़ा हूं, आप एफआईआर दर्ज कीजिए। ऐसा एफआईआर जो बियॉन्ड जुरिस्डिक्शन हो सकता है, या हमें पता ही नहीं किस जुरिस्डिक्शन में हुआ है, किस एरिया में हुआ है, इस केस को, इस एफआईआर को बोला जाता है जीरो एफआईआर। जीरो एफआईआर में नंबर नहीं लिखा जाता। यू डोंट राइट द नंबर बिकॉज यू आर नॉट टू श्योर कि किस जगह पर यह ऑफेंस हुआ है, मुझे पता नहीं है। लेकिन सेक्शन 154 मुझे बाउंड करता है एज अ पुलिस ऑफिसर
कि मैं इसको रिकॉर्ड करूं। इस एफआईआर को जीरो एफआईआर बोलते हैं। दिमाग लगाओगे, सोचोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि लॉ की इंटेंशन क्या है। लॉ की इंटेंशन क्या है, लॉ मेकर्स की इंटेंशन क्या है, पार्लियामेंट्री विजडम क्या था, ये पोजीशन क्यों डाला गया। यार मुझे पता ही नहीं चलता। मैं इस कंसर्न सिटीजन में मैंने कहीं पर एक बॉडी गिरी हुई देखी, मेरे को किसी को लगा कि यार ये तो मरा हुआ पड़ा है या गोली लग गई है या कुछ हुआ है, और मैंने पुलिस को फोन किया, हेलो पुलिस, एक मर्डर हुआ पड़ा है, एक बॉडी पड़ी हुई है, या किसी को चोट लगी पड़ी है, किसी को रिक्वायरमेंट है। अब इन्वेस्टिगेशन जो होती है, तहकीकात उसी समय शुरू हो जानी चाहिए, यस और नो, बिल्कुल। लेकिन अगर पुलिस को यह बात पे एक रोकने का मौका मिल जाए, या फिर लॉ इस बारे में क्लियर ना हो कि जी पहले तो हम ये पता करेंगे कि ये क्राइम हुआ कहां, बिकॉज हो सकता है क्राइम कहीं और हुआ हो, बॉडी कहीं और पड़ी हो, या फिर क्राइम में बहुत सारे एरियाज में डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ हो। तो डू यू थिंक कि ये जो बाइंडिंग है, अगर ये ऐसी बाइंडिंग ना हो कि भाई आप ना इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दो, आप एफआईआर दर्ज कर दो, पहले आप एफआईआर दर्ज कर दो, उसके बाद जब पता चलेगा कि किस जुरिस्डिक्शन का ये है क्राइम, वहां पर जाकर ट्रांसफर कर देना। अदरवाइज देयर विल बी अ मेजर प्रॉब्लम इन प्रोवाइडिंग टाइमली जस्टिस एंड क्विक रिड्रेसल ऑफ एनी पर्सन। इस कॉन्टेक्स्ट से एफआईआर, जीरो एफआईआर का कॉन्सेप्ट आया हुआ है, और जीरो एफआईआर का कॉन्सेप्ट एक्चुअली स्पीकिंग ट्रू ब्लू स्टार्ट हुआ था निर्भया केस के बाद। जस्टिस वर्मा कमेटी ने इसको स्टार्ट किया था, क्योंकि निर्भया केस अगर आपको मालूम है तो कुछ वैसा ही सूरत हाल जो मैंने अभी आपको बताया वैसा ही था। एक बहुत ही मतलब दर्दनाक इवेंट हुआ था, ओके, निर्भया के साथ। अब उस टाइम पर अगर पुलिस इस बात के हिसाब से हैगल करती चली जाए कि कहां पर वो क्राइम हुआ है, आई होप यू अंडरस्टैंड दैट विल हैव अ वेरी एडवर्स इफेक्ट ऑन द इन्वेस्टिगेटिव प्रोसेस। तो आमतौर पे हमेशा टाइमली जस्टिस के लिए इन्वेस्टिगेशन जितनी जल्दी शुरू हो सके उतनी जल्दी होना चाहिए। इसका मतलब है एफआईआर जितनी जल्दी रजिस्टर हो सके उतनी जल्दी होना चाहिए। सेक्शन 154 एक मैंडेट देता है कि जैसे नंबर 1, स्टेप नंबर 1, जैसे इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू कॉग्निजेबल ऑफेंस आया, वो ओरली भी बोल दिया होगा ना, कभी कभी आप टेलीफोन पे बोलो हेलो ओके पुलिस मर्डर हुआ है, ओके, या फिर आप थाने में जाके बोलोगे कि मर्डर हुआ है, या मेरे को गोली मारने की कोशिश की गई, या मैंने चोरी होते हुए देखी, एनी ऑफ दीज थिंग्स, उसको जितनी जल्दी हो सकता है राइटिंग में रिड्यूस किया जाता है। प्लीज रिमेंबर, इंफॉर्मेशन हमेशा राइटिंग में होती है, या तो तुम लिख कर दे दो, या फिर इंफॉर्मेशन वहां पर जो बैठा हुआ होता है, ओके, पुलिस ऑफिसर होता है जो उसको रखा जाता है, उसका काम ही होता है उसको तुम्हारी बात को वो पूरा का पूरा ओरली लिखे। तो वहां पे मोटे मोटे रजिस्टर्स देखोगे वो यही होते हैं। फिर वो जो भी इंफॉर्मेशन अगर तुमने रिटर्न दी है फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट स्टेप में उस इंफॉर्मेशन को तुम्हारे लिए रीड किया जाता है। सो वो उसको रीड करेगा, नायब रीड करेगा कि हाँ जी पढ़ लिया, समझ लिया, क्या बोल दिया है आपने, यही बात बोली है, बोले यस। हर ऐसी इंफॉर्मेशन या फिर वो जो तुम लेकर आए हो या फिर उन्होंने जो लिख कर दिए उस पर तुम अपने दस्तखत करते हो, तुम साइन करते हो। प्लीज रिमेंबर, ये इंफॉर्मेशन है तो तुम साइन करोगे। और फिर ये जो सब्सटेंस होती है, जो भी उसका एक मोटा मोटा एक समरी बना दी जाती है, वो वहां पर एक डेली डायरी या जनरल डायरी होती है, डीडी बोलते हैं उसको, रोजनामचा, उसके अंदर डाल दिया जाता है। तो देयर आर 4-5 रजिस्टर्स इन द थाना, वो सारी की सारी चीजें वहां पर डाल दी जाती है। इन अदर वर्ड्स हमारे पास ये सारे स्टेप्स होते हैं, 1 2 3 4 प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। तो हर प्रोसीजर को फॉलो करना बड़ा जरूरी होता है। ये नॉर्मल एफआईआर की बात हुई है ना, वैसे ही उस एफआईआर में एक नंबर डाला जाएगा। अगर हमें जुरिस्डिक्शन का आइडिया नहीं होगा तो हम उसको 0 डालेंगे। अब तुम्हारे दिमाग में आया होगा कि सिद्धार्थ सर आपने अपने मन से बोल दिया है क्या कि ये शैल रिकॉर्डेड है। बेटा ये शैल रिकॉर्डेड है, सेक्शन 154 सीआरपीसी खोल के देख लो, वहां पे वर्ड लिखा हुआ है शैल। शैल 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 का मतलब है देयर इज नो इफ्स एंड बट्स। तो ये मैटर एक बार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में आया था इन द लैंडमार्क केस और ललिता कुमारी केस और 2014, और इस केस में सुप्रीम कोर्ट में बहुत क्लियरली मेंशन किया था दैट, और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने बोला था कि ये जो भी एफआईआर आएगा उसमें उस टाइम पर पुलिस के पास डिस्क्रिशन नहीं होता, मर्जी नहीं होती। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन फॉर पॉलिटी ऑल्सो। ललिता कुमारी जजमेंट जो भी क्रिमिनल लॉ में प्रैक्टिस करते हैं, एनी प्रैक्टिसिंग लॉयर, उनके काम आ जाएगा। सो एज अ लॉयर मैं उनकी मदद कर रहा हूं, राइट, कि अगर आपको कभी भी कोई भी ऐसी साइटेशन देनी है तो आप साइटेशन ललिता कुमारी जजमेंट दे दो कि ललिता कुमारी जजमेंट में बोला था द मोमेंट एक इंफॉर्मेशन पहुंचती है टू द पुलिस स्टेशन ऑफ एन अलेज्ड ऑफेंस ऑफ कॉग्निजेबल नेचर,
police has no discretion related to that. The police has to register an FIR. तो FIR तो 100% होना है। और ये भी क्लियर हो गया है कि विदाउट द थॉट ऑफ जुरिस्डिक्शन है। तो अगर मैं सेक्शन 156 पढ़ूंगा, और ये ललिता कुमारी जजमेंट ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था कि जो हमें पहले नहीं पता था, लेकिन ललिता कुमारी जजमेंट लेड इट डाउन। सुप्रीम कोर्ट लेज डाउन द लैंड, लेज डाउन द लॉ ऑफ द लैंड। यहां पर लिखा हुआ है सेक्शन 156, अगले ही सेक्शन में मैं पढ़ लूं तो इसमें लिखा है पुलिस स्टेशन विद इन हुज लिमिट्स अ जुरिस्डिक्शनल कोर्ट रिगार्डिंग द ऑफेंस लाइज शैल हैव द जुरिस्डिक्शन टू इन्वेस्टिगेट सच ऑफेंस। तो पहली बात, पुलिस सिर्फ इतना ही सेक्शन पढ़ के थोड़ा ना खुश हो सकती है। पुलिस से बोलेगी अच्छा तुम कहीं से भी जुरिस्डिक्शन वाले एरिया से ले आओगे मैटर, हम बोलेंगे ले आएंगे। तो पुलिस ये पार्ट पढ़ के दिखा देती है कि देखो अगर जो जुर्म तो या जो भी गुनाह तुमने बताया वो हमारे जुरिस्डिक्शन में, तो हम उसको रजिस्टर कर सकते हैं। ये सेक्शन 156 में लिखा हुआ है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इसका अगला सेक्शन कोई नहीं पढ़ता। अगर आप अगला सेक्शन पढ़ोगे, सेक्शन 156 सब क्लॉज 2, तो उसमें लिखा हुआ है नो प्रोसीडिंग ऑफ अ पुलिस ऑफिसर इन एनी सच केस शैल एट एनी स्टेज बी कॉल्ड इनटू क्वेश्चन on the ground that the case was one which such officer was not empowered to investigate। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट, वो जो पहला सेक्शन तो पढ़ लेते हैं, दूसरा सेक्शन नहीं पढ़ते। यानी कि अगर आप बियॉन्ड जुरिस्डिक्शन के मैटर्स भी, आपके सीमा क्षेत्र के, आपके क्षेत्र से बाहर भी जा रहे होंगे ना, तो भी अगर आप FIR दर्ज करते हो या इन्वेस्टिगेट करते हो तो उस पर भी सवाल नहीं उठाया जा सकता। अब लॉ सबको ठीक से आता नहीं है, वो पहला सेक्शन देख लेते हैं, घबरा जाते हैं, सोचते जब तक वो तो इतने कभी कभी स्ट्रिक्ट हो जाते हैं कि रोड के इस साइड हमारा जुरिस्डिक्शन नहीं है, रोड के इस साइड हो जाता तो हम केस दर्ज कर लेते। सॉरी, 156 सब क्लॉज 2 पढ़ लो, यू कैन रिकॉर्ड दिस पार्ट। और अगर आपका जुरिस्डिक्शन का पॉइंट है भी तो भी आपको 0 FIR दर्ज करना है। आप FIR दर्ज कर लो, अभी के लिए केस दर्ज कर लो, इन्वेस्टिगेशन के लिए चाहे तो बाद में जब पता चलेगा कि कौन से थाने के केस में आया हुआ है तब भेज देना। A 0 FIR can be registered in any police station where information about cognizable offense is received, irrespective of whether it has the territorial jurisdiction or not। अगर तुम ये वीडियो ध्यान से देख रहे हो और तुम्हें ये बात इंटरनलाइज कर गई, तुम्हें एक लॉ पता चल गया, तुम बड़ा सशक्त फील करोगे, राइट? बिकॉज तुम फिर बेफालतू में किसी की बातों में नहीं आओगे, तुम अपने राइट्स के लिए भिड़ जाओगे, बिकॉज यू आर ऑन द राइट साइड ऑफ द लॉ। सो मेक श्योर दैट यू नो दिस कि 0 FIR किया जा सकता है, इसमें कोई इफ्स एंड बट्स नहीं है। सो ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये बहुत ज्यादा जरूरी क्यों है? ये ज्यादा जरूरी इसलिए बिकॉज इट प्रोवाइड स्पीडी रिड्रेसल टू द विक्टिम सो दैट टाइमली एक्शन कैन बी टेकन। मालूम है इन्वेस्टिगेशन, बॉलीवुड में देखा करो, इन्वेस्टिगेशन इज ऑलवेज अ कैट एंड माउस गेम। जो गवाह है, जो सबूत है, जो कंडीशंस है, वो तुरंत बदलने लगते हैं। क्राइम करके क्रिमिनल जाकर इंतजार नहीं करता कि एक पुलिस आएगा, वो हीरो होगा, फिर वो मुझसे सवाल पूछेगा। सेकेंड्स की कहानी होती है, सबूत गायब हो जाते हैं, गवाह गायब हो जाते हैं, जो अक्यूज होता है वो भाग जाता है, एनीथिंग कुड हैव हैपेंड। और दूसरी बात है कि वो जो इन्वेस्टिगेशन में उस टाइम पर जो एरर्स निकल आते हैं, या उस टाइम पे जो लैक्यूना आ जाते हैं, या उस टाइम पे जो गैप छूट जाते हैं, ये बाद में भारी पड़ते हैं जब कोर्ट में तुम्हें केस प्रूव करना होता है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। तो फिर हम जैसे लॉयर्स आते हैं और हम गलतियां निकालते हैं, देखो जी ये गलत है, अब हम अपना काम भी ठीक ही कर रहे हैं, बिकॉज हमको भी जस्टिस ही डिलीवर करना है। वी आर ऑल ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट, तो हमको भी अपना काम करना है। लेकिन पुलिस का काम अपना जो होता है वो बुरी तरह से सफर कर जाएगा द मोमेंट FIR डिले होने लगती है या फिर इन्वेस्टिगेशन डिले होने लगती है। 0 FIR इसी एक प्रॉब्लम को, इसी एक खामी का रिड्रेसल मैकेनिज्म है। So this is very, very important that you all must understand this part. If the crime does not occur within the set, the police officer are still duty bound to register an FIR. After registration of 0 FIR, the same has to be transferred to the concerned police station. वो उसके बाद आगे की इन्वेस्टिगेशन करते चले जाएंगे। एज आई टोल्ड यू, निर्भया केस 2012 के बाद ये 0 FIR का कॉन्सेप्ट जस्टिस वर्मा कमेटी रिपोर्ट पे आया। क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2013 को अमेंड, दैट इज अमेंडेड एक्ट के अनुसार आया। तो निर्भया केस से हम लोग इस बात के लिए कम से कम अलाइव हो गए कि इन टेक्निकल लैप्सेस की वजह से, इन जुरिस्डिक्शनल लैप्सेस की वजह से कोई भी इन्वेस्टिगेशन सफर ना करे। तो ये भी तुमको क्वेश्चन आ सकता है।
अब मैंने एक छोटा सा टॉपिक जब मैं तुम्हें यहां तक पढ़ा लिया, एंड आई होप यू आर इंटरेस्टेड ऑन दिस पार्ट। अब मुझे लगता है आई बीन एबल टू पीक योर इंटरेस्ट ऑन दिस, राइट। अगर तुमको ये बात समझ में आ गई तो मैं तुम्हें एक छोटा सा टॉपिक और बता देना चाहता हूं, जो कि इस वीडियो का इनिशियल पार्ट में मैंने एक सवाल पूछा था। और सवाल यह पूछा था कि मेनी टाइम्स आपने नोटिस किया होगा कि पुलिस जो है वो केस दर्ज करती नहीं है, राइट, एफआईआर दर्ज करती नहीं है। आपको यू आर 100% कन्विंस कि एक कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ, आप पुलिस के पास गए, आप इंफॉर्मेशन दी, लेकिन पुलिस डज नॉट सीम टू बी वेरी इंटरेस्टेड इन रजिस्टरिंग एन एफआईआर। तो क्या किया जा सकता है? व्हाट आर द प्रोविजंस अंडर लॉ कि आप ये अपना केस दर्ज करा दो, यानी कि एफआईआर करा दो। तो मैं छोटा सा एक इवेंट बता रहा हूं। इफ द पुलिस डज नॉट रिकॉर्ड योर इंफॉर्मेशन एज प्रोवाइडेड बाय लॉ, तो वहां पे तुम बहस करोगे सेक्शन 154 में शायल है वगैरह है, वो तो सुन नहीं रहे पुलिस, तो थाने वाले सुन नहीं रहे, कोई बात नहीं। सो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज जो आपके पास है, और ये सीक्वेंशियली जाता है। स्टेप नंबर 1 में तुम यही कंप्लेंट जो है, जो तुमने थाने में दी है, यही कंप्लेंट की एक समरी बना के या सेम ही कंप्लेंट की कॉपी पेस्ट करा के अपने एरिया में नेक्स्ट सीनियर, या अगर तुम नॉर्मल टाउन्स में रह रहे हो और मेट्रोपॉलिटन्स में रह रहे हो, उसमें दो में फर्क आता है। अगर मेट्रोपॉलिटन्स में रह रहे हो तो असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, डीसीपी, जो भी सीनियर ऑफिसर, उनको कॉपी पेस्ट करा के भेज दो। ओके, वो अलाउड होता है अंडर सेक्शन 154 सब क्लॉज 3। तो वो 154 में तुम आगे बना के भेज दो कि सर नो नथिंग हैज बीन डन, मैं कॉग्निजेबल ऑफेंस के इंफॉर्मेशन लेकर आया हूं थाने में, और ये लॉ है, ठीक है, ये कोई एप्लीकेशन नहीं है, ये ये सिर्फ टाइम पास नहीं है, दिस इज अ प्रॉपर लॉ, दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ, तुम्हें ये लिखना पड़ेगा। सो दिस स्टेप हैज टू बी डन। आप पुलिस सीनियर ऑफिसर एसीपी को, और अगर तुम नॉर्मल टाउन्स में होंगे तो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के, एसपी के ऑफिस में ये डालिए और उनको बोलिए कि प्लीज एक्शन लीजिए, इन अदर वर्ड्स आप एफआईआर दर्ज कीजिए। अब जो एसपी है या फिर एसीपी, डीसीपी, जो भी सीनियर ऑफिसर होगा उस एरिया के, वो अगर सेटिस्फाई होंगे कि सच में कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो देन ही कैन आस्क द थाना टू रजिस्टर एन एफआईआर। तो तुम्हारा काम तो हो गया सक्सेसफुल। तो स्टेप नंबर 1 तुम ये वाला ट्राई कर लो। अगर ये ना हुआ, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऐसा नहीं है कि आप पैरेलली कर सकते हो, अगर ये ना हुआ, इफ दिस डज नॉट हैपन, तो तुम्हारे पास दूसरा रास्ता है, और वो रास्ता मजिस्ट्रेट कोर्ट की तरफ जाता है। तो तुम 156 सब क्लॉज 3, 156(3) जिसे बोला जाता है हमारे क्रिमिनल लॉ की भाषा में, 156(3) यानी कि 156 सब क्लॉज 3 की एप्लीकेशन लगाकर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के यहां पे या फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के यहां पर तुम एप्लीकेशन लगा सकते हो, और वहां पर आप कोर्ट में ये कोर्ट को सेटिस्फाई करते हो कि माय लॉर्ड दिस इज अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट इसके बारे में आपसे डिस्कस आर्ग्यूमेंट होने के बाद पुलिस को एक रिपोर्ट को ऑर्डर करने को बोलती है, और उसको बोलते हैं एटीआर, एक्शन टेकन रिपोर्ट। तो जो भी आईओ होगा या जो भी कंसर्न्ड ऑफिसर होगा, वो एक एटीआर, एक्शन टेकन रिपोर्ट फाइल करेगा इन द मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट्स कोर्ट। ये बताएगा कि ये जो ऑफेंस आया था, इससे या ये जो इंफॉर्मेशन आई थी उसके बारे में हमने क्या किया है, एंड द पुलिस को ये सेटिस्फाई करना पड़ेगा टू द कोर्ट कि इट डज नॉट डिजर्व टू बी रजिस्टर्ड एज एन एफआईआर। या फिर पुलिस को अगर ये सेटिस्फाई नहीं कर पाया तो कोर्ट ऑर्डर करेगा पुलिस को अंडर 156(3), अंडर 156 सब क्लॉज 3 कि मेक दिस केस और रजिस्टर दिस केस। सेक्शन 156 सब क्लॉज 3 इज देयरफॉर not going directly to the police but going first to the metropolitan magistrate and then coming back to the police। तो दो चॉइसेस हो गया। अगर 154 में पुलिस ने नहीं किया तो 154 सब क्लॉज 3 में सीनियर के पास जाओ, और अगर वो भी नहीं किया तो 156 सब क्लॉज 3 में तुम कोर्ट के पास जाओ। मैं तुम्हें ये इसलिए बात बता रहा हूं क्योंकि एक तो एज अ कंसर्न सिटीजन तुम्हें पता होना चाहिए, सेकेंड ऑल दो सेक्शंस कभी नहीं पूछेंगे, लेकिन in a way I'm very happy also, यूपीएससी बहुत बेसिक और प्रैक्टिकल क्रिमिनल लॉ पूछने लग गई है। आई एम श्योर जो लोग जुडिशरी के एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे होंगे उनके लिए भी ये काम आएगा। तो अगर आपके कोई दोस्त उस तरह का प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्लीज शेयर दिस वीडियोस विद देम आल्सो। सो आई होप यू हैव एंजॉयड दिस, राइट। मैंने छोटे से टाइम में तुम्हें बड़ा सीरियस क्रिमिनल लॉ समझा दिया है। I hope you have enjoyed this and will be taking advantage of this both in your real life as well as in your examination. So हम लोग अलग अलग कोर्सेज लेकर आए अनअकैडमी में। Please understand this is all very very transparent, very very reasonable for all of you. Make sure that you take advantage of this.
हमारे नए नए कोर्सेस आ रहे हैं। एवरी टाइम यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ अन अकेडमी, प्लीज यूज द कोड सेट लाइव एंड ज्वाइन दिस। अब तक तुम्हें समझ में आ ही चुका होगा कि क्या सीरियसनेस और कितनी एक्सपर्टीज से आपको डिफिकल्ट सब्जेक्ट भी पढ़ाए जा सकते हैं। सो ये है हमारा अन अकेडमी ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक टेस्ट 2024, 14 अप्रैल को है। मेक श्योर दैट यू आर अ पार्ट ऑफ इट और इन ऑल पॉसिबल वेज यूज स्पेशल कोड सेट लाइव। ये एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए बड़ा जरूरी है कि आप किताबों तक ही मत सीमित रहिए। मेक श्योर दैट यू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम इन एन एग्जाम सेंट्रिक वे, और इससे बेटर अपॉर्चुनिटी आपको शायद ही मिलेगी। हमारा अप्रैल ऑप्शनल कार्निवल स्टार्ट हो रहा है 22 अप्रैल से। इफ यू वांट टू ज्वाइन प्लीज ज्वाइन। मेरा जो ऑप्शनल होगा वो PSIR होगा, दैट विल आल्सो बी लॉन्च्ड ऑन दिस पार्ट। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो। If you have enjoyed this, please like, share and subscribe. Comment section में डालो any views of you yourself कि अगर पुलिस आपकी कोई आप बीती बताइए कि क्या पुलिस ने आपकी बात मानी, या फिर ये इस तरह का लॉ की नॉलेज आपके किसी काम आई या नहीं आई, या फिर आपके मन में आ रहा है कि कोई रिफॉर्म होना चाहिए। प्लीज मेक श्योर दैट यू शेयर विद दिस। बड़े वाइज कमेंट्स करना, तुम लोग आफ्टर ऑल UPSC एस्पिरेंट्स हो। मैं चाहूंगा कि बड़े इंटेलिजेंट थॉट प्रोसेसेस सुनाई दे। इन द वर्ड्स ऑफ अन अकेडमी, लेट्स क्रैक इट। अंटिल नेक्स्ट टाइम, गॉड ब्लेस, थैंक यू एंड जय हिंद।